Alright. So लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग का डीपीपी डिस्कस करना है। केमिकल बॉन्डिंग का डीपीपी नहीं, छोड़ो उसको, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, आपका पेपर कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद द थ्योरी पोर्शन। ना ध्यान दो। सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था योर वर्क ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन। हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक सिंगल स्टेप में करते हो तो वर्क इज फाउंड आउट बाय एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो ऑब्वियसली अगर आप एक सिंगल स्टेप में करते हो तो आपको इतना ही वर्क मिलेगा। अगर आप 2 स्टेप में ये प्रोसेस कैरी आउट करो तो इतना, मल्टीपल स्टेप्स में अगर आप कैरी आउट करो तो इतना। ओके, ऑब्वियसली एज द नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस योर वर्क ऑब्टेन्ड इंक्रीजेस। Hence, the best way to get work from a system, the best way to make a system do work is to do it by reversible manner, right? हमने डिस्कस किया था कि जो आपको रिवर्सिबल मैनर में वर्क मिलता है वो मैक्सिमम होता है या वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल मैनर। नाउ दिस इज व्हेन अ सिस्टम इज डूइंग वर्क, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे थे, राइट। इन ऑल ऑफ दीज केसेस वी आर डूइंग एक्सपेंशन, तो दिस इज विथ रिगार्ड्स टू एक्सपेंशन। ना अब देखो, अगर हम यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते अब देखो अगर हम यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते, ना सेम थिंग जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको सपोज करो 100 फ्लोर से अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना है, या अगर आपको 10th फ्लोर से अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना है एंड यू ओनली गेट टू डू इट इन वन चांस, तो फिर आप उस केस में आप हमेशा फाइनल वाला वैल्यू ही दबाते या फर्स्ट फ्लोर का बटन ही दबाते। यस और नो? Now the exact same thing is for the reverse case as well. Let's say for example कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पे जाना है, फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पे जाना है एंड यू कैन डू इट इन ओनली वन स्टेप, तो आप ऑब्वियसली कौन सा बटन दबाते? आप ऑब्वियसली 10th दबाते, राइट। लेट्स से कि अगर आपको उसी चीज को 2 स्टेप में करना था तो आप क्या करते? मे बी आप 5 एंड देन 10 करते। ओके, एंड लेट्स से अगर आपको 10 स्टेप्स में करना था तो आप 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 एंड 10 करते हैं, राइट। तो देखो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो प्रेशर क्या करेगा? प्रेशर तो इंक्रीज करेगा। इफ यू हैव टू कंप्रेस अ गैस देन द प्रेशर नीड्स टू इंक्रीज। सो अगर इनिशियली मेरा प्रेशर 1 atm है और अगर आपको इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करना है एंड यू आर डूइंग इट इन वन स्टेप ओनली, तो आप सडनली प्रेशर क्या सेट करोगे? आप 10 atm सेट करोगे। ओके, सो देखो यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसा आता है व्हेन वी आर डूइंग कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर, वॉल्यूम। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया बट यू हैव सडनली इंक्रीज्ड द प्रेशर टू 10, तो यानी कि मेरा प्रेशर जो है वो यहाँ से तो यहाँ तक डायरेक्टली कन्वर्ट रहेगा एंड देन माय ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस। यस और नो? ओके, आपने सडनली यहाँ पे इसको 10 एटमॉस्फेयर पे कन्वर्ट किया, फिर आप वेट करो, अच्छा ठीक है मेरा गैस जो है वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। यस और नो? और यही चीज सपोज करो अगर आप 2 स्टेप में करते हो तो आपने 1 से डायरेक्ट क्या किया था? आपने 1 से 5 किया होता। ओके, देन आप वेट करते कि ये इक्विलिब्रियम पे आएगा एंड देन आपने क्या किया था? 5 से 10 एंड देन वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द इक्विलिब्रियम। देखो ऐसा करते क्या? समझ में आ रहा है? ओके, ऑब्वियसली अगर आप इसी चीज को फिर मल्टीपल स्टेप्स में करते जाओ तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आता जाएगा। ऐसा ना? ओके, नाउ अब बिफोर आई एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओके, बिफोर आई एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग हियर, मैं यहाँ पे आपको 2 सिचुएशन बोलता हूँ। इन द फर्स्ट सिचुएशन समथिंग एल्स और अ सिस्टम हैज टू डू वर्क, एंड द सेकंड सिचुएशन यू व्हिच इज द सराउंडिंग हैज टू डू वर्क। ओके, नाउ अब सपोज करो अगर आपको किसी मशीन से काम निकलवाना है, if you want a robot to do some work, would you like it to do the maximum amount of work or the minimum amount of work? अगर आपको किसी चीज से काम निकलवाना है तो ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क आपको प्रोवाइड करे। ऐसा नो? एंड अगर सपोज करो आपको खुद को काम करना पड़ जाए तो फिर आप क्या प्रेफर करोगे, मैक्सिमम या मिनिमम? ऑब्वियसली अगर आपको खुद को काम करना पड़ जाए तो आप मिनिमम करोगे। ओके, नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज द सराउंडिंग। ओके, इमेजिन योरसेल्फ एज द सराउंडिंग एंड समथिंग एल्स एज द सिस्टम, समथिंग एल्स एज द सिस्टम। ना अब देखो अगर सपोज करो सिस्टम काम करता है तो सिस्टम क्या करता है? एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट? सिस्टम अगर काम करता है तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम एक्सपैंड्स। ओके, इफ सिस्टम हैज टू डू वर्क देन इट इज गोइंग टू एक्सपैंड। ओके, ना अब देखो हमने एक्सपेंशन का केस क्या किया, कब किया था? पीछे किया था, राइट। एंड अगर मैं एक्सपेंशन वाला केस देखूं, सो इन विच केस डू आई गेट द बेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क? व्हेन आई डू द प्रोसेस रिवर्सिबल वे। यस और नो?
ओके तो अगर मेरा सिस्टम जो है वो एक्सपैंड कर रहा है तो सिस्टम से मैं मैक्सिमम काम तब निकलवा सकता हूं जब मैं सिस्टम से रिवर्सिबल तरीके से काम करवाऊं। ये सुनो, समझ में आ रहा है? ओके और यहीं पे देखो, अब अगर मैं सराउंडिंग पे आ जाऊं, यहाँ पे मेरा सिस्टम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके इफ द सिस्टम इज कॉन्ट्रैक्टिंग विच मीन्स दैट द सराउंडिंग इज डूइंग वर्क। yes or no, the surrounding is doing work or you are doing work. Now in that case you would like to do the, in that case you would like to do the minimum amount of work. Okay अब देखो, अगर मैं इसको लेबल करूं, दिस इज W1, दिस इज W2, दिस इज W3, दिस इज W4। ओके इसके अंडर का एरिया जो है वो इतना आएगा, इसके अंडर का एरिया जो है वो इतना, इसके अंडर का एरिया इतना एंड इसके अंडर का एरिया इतना। ओके नाउ ऑब्वियसली यू कैन सी यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क किस केस में हुआ है बताओ। ऑब्वियसली यहाँ पे W1 में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है, जैसा ना, क्योंकि W1 के अंडर का एरिया जो है वो मैक्सिमम है, राइट। एंड आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क किस केस में हुआ है, ऑब्वियसली W4 के केस में मिनिमम हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क देखूं तो मेरा W1 का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम आएगा, W1 का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम आएगा, फॉलोड बाय W2, फॉलोड बाय W3, फॉलोड बाय W4। देखो ऐसा का क्या, कैसा लो। ओके नाउ यहाँ पे अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर मैं वर्क रिवर्सिबली करवाऊं तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन वर्क इरिवर्सिबली आएगा। ये सर, ओके सो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, क्योंकि कई बार यही चीज को घुमा घुमा के देता है क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि whenever we are doing an expansion, whenever we are doing an expansion in that case आपको रिवर्सिबल में ज्यादा वर्क मिलेगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल में। ओके एंड whenever you are doing contraction, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट रहेगा कि आपको रिवर्सिबल में कम वर्क करना पड़ेगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। नोट कर लो। नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया। Okay, let's take two very simple examples. Let's take two very simple examples. Suppose करो कि अगर आपको इन दोनों ही केसेस में वर्क निकालना है, okay, find out the amount of work done. This is pressure, this is volume. यहाँ पे let's say pressure का value was 5, ये चीज जो है ATM में है। यहाँ पे let's say the value is 2, यहाँ पे let's say the value is 2 liters, यहाँ पे let's say the value is 10 liters. Okay, this is question number 1. आपको यहाँ पे work का वैल्यू निकालना है। And then question number 2, let's say that this is 5 atm, this is pressure, this is volume, this is in atm, 5 atm, 10 atm, 5 atm, 10 atm, this is let's say 5 liter and this is let's say 10 liter. Try करो, ट्राई करो। आपको यहाँ पे जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, बस आपको इतना ही समझना है कि वर्क डन इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व, बस उतना ही है। ट्राई करो अब एक बार। So I have an answer 16 joules and 37.5 joules। चलो ठीक है, चेक करेंगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 16 जूल एंड 37.5 जूल। ओके इसको हम साइड में रखते हैं। एनी अदर ऑप्शंस?
Anybody else? Any other options? 26 and 25. 26 joules and 25 joules. All right. चेक करें. पहले का 30, दूसरे का 87.5 एंड ऑप्शन डी आप लोगों को पता है, ऑप्शन डी. चेक करें. चेक करें. देखो इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट वाले केस में अगेन ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व. तो आपको बेसिकली सिर्फ इस चीज का एरिया निकालना है. ओके. नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियसली ये क्या है? ये तो एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का आप एरिया कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? सो इसका लेंथ मुझे दिख रहा है, दिस इज 8 लीटर्स. ओके. एंड इसका ब्रेथ मुझे दिख रहा है, दैट इज 2 atm. तो हो गया बस. वर्क इज इक्वल टू area under the curve, that is 2 into 8, this is 16 liter atmosphere. देखो चेक करो, ये जूल्स नहीं आएगा, जूल्स गलत हो जाएगा. दिस इज 16 लीटर एटमॉस्फेयर. क्या पहले यहां तक समझ में आया? ओके. ना इसके अलावा अब आप एक और चीज याद रखो कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 101, एक सेकेंड, इज इक्वल टू 101 जूल्स अप्रोक्सीमेटली. ओके. आप एग्जैक्टली निकाल सकते हो बट अप्रोक्सीमेटली 101 होता है. चलो आप एग्जैक्टली लिख ही लो ना. ओके. इज एग्जैक्टली इक्वल टू 101.325 जूल्स. राइट पार्ट आप क्यों लोगे? आपका तो कर्व यहीं पे खत्म हो गया ना. कर्व तो यहीं पे खत्म हो गया, तो आपको इसके अंडर का ही तो एरिया लेना है. इज दैट क्लियर? ओके. ना अब एग्जैक्ट देखो, सेम चीज आपको यहाँ पर भी करना है. सो यहाँ पर देखो मेरा एरिया क्या आएगा, यहाँ पे ये पूरा पार्ट मेरा एरिया आएगा. ओके. समझ में आया क्या? नाउ हाउ कैन आई सॉल्व दिस वन? नाउ इन दिस केस व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे दो सेपरेट एरिया निकालूंगा एंड देन उसका वैल्यू जो है वो मैं ऐड अप कर दूँ. ऑब्वियसली आप इसको एक ट्रेपीजियम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, एंटायरली अप टू यू. ओके. बेसिकली मैं एरिया 1 निकालूंगा, एरिया 2 निकालूंगा, इन दोनों को मैं एड अप कर दूं. ओके. या फिर आप ऑब्वियसली इसको एज अ ट्रेपीजियम भी ट्रीट करके इसका आंसर आप निकाल सकते हो. ओके. एंटायरली अप टू यू, जो भी आपको उस टाइम पे स्ट्राइक करे. ओके. लेट्स से कि अगर मैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके करूं. ओके. सो लेट्स से इन दिस केस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 5 इंटू 5 plus this is basically my area 1. Okay, this is basically my area 1 plus area 2, obviously length into breadth. Length I can see it is 5 and breadth also 5 plus 5 into 5, this is my area 2. Okay. So ये देखो कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा. ऑब्वियसली आप ट्रेपीजियम से भी सॉल्व कर सकते हो, व्हाटएवर स्ट्राइक्स योर माइंड. ओके. बट यहाँ पे आपको क्या जाता है कि आपका आंसर जूल में नहीं आएगा, आपका आंसर लीटर एटमॉस्फेयर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को वर्क निकालना आ गया अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो? ओके. सिंपल इनफ, ऐसा कुछ खास इम्पॉसिबल सा तो कुछ भी नहीं था. क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं. नाउ अब देखो वी हैव टू डिस्कस सम कॉमन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. आपको टिपिकली क्वेश्चन जो है वो इस पे ही आता है. सो आप लोग हेडिंग डालिए सम कॉमन. वर्क वाला पार्ट इज डन. ओके. वर्क वाला पार्ट इज डन. नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए सम कॉमन. तो चलो सम वर्ड आप बता दो. कॉमन thermodynamic process, common thermodynamic process, या processes rather. हेडिंग डालिए आप लोग कॉमन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. Correct. Now the first thermodynamic process is your isochoric process. Isochoric process. Now आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि in an isochoric process volume is constant. इन एन आइसोबोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट. या फिर अगर मैं एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूं तो उसका वैल्यू क्या आएगा? करेक्ट, उसका वैल्यू आ जाएगा 0. हाँ, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू आएगा 0. ओके. सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट और डीवी का वैल्यू इज 0. ओके.
ना अब देखो, जब भी आपको कोई प्रोसेस के लिए पूछा जाए, ओके, इट मींस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स्ड हियर, ओके, व्हाट इज फिक्स्ड हियर, एंड देन इसके आगे आप हमेशा फर्स्ट लॉ यूज करते हो, ओके। सो हमने लिखा आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पे हमने ये समझा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या फिर मेरा डीवी का वैल्यू जो है वो 0 आएगा, एंड देन वी यूज आवर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके। एंड हमने थोड़ी देर पहले या हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या आया था, बताओ। वर्क वाज इक्वल टू माइनस पी डीवी, यस नो, हमारा वर्क माइनस पी डीवी आया था। सो वील पुट द सेम थिंग हियर। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डीवी, ओके ना। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे डीवी का वैल्यू क्यू क्यू इंपॉर्टेंट हो गया, ओके ना। अब अगर डीवी का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कौन सा टर्म है जिसका की वैल्यू 0 हो जाएगा? ऑब्वियसली पीडीवी का टर्म जो है वो 0 रहेगा, ओके। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि मेरा पीडीवी का टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, या फिर मेरा वर्क का टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, सो व्हाट डज दिस इफेक्टिवली गिव मी? दिस इफेक्टिवली गिव्स मी कि जो भी मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ हीट प्रोवाइडेड और सिंपली बिकॉज ऑफ हीट रिलीज्ड। क्या पहले यहां तक आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? ओके, नो वी आर नॉट डन येट। अब देखो, आपने ये चीज शायद स्टैंडर्ड 9 या स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा इन कैलोरीमेट्री। वहां पे आपने क्या पढ़ा था? थ्योरी ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, ओके। एंड देन आपने हीट गेन्ड बाय अ बॉडी या हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी का एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था बताओ? Q इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बताओ? हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी, इसका फॉर्मूला क्या होता था? किसी को याद आ रहा है? चलो मैं आपको हिंट देना स्टार्ट करता हूँ। इट वॉज एम एस, इससे आगे का आप बताओ। नॉट डॉट, चलो कोई बात नहीं। इट वॉज योर, इट वॉज latent heat, correct. So somebody just got it right. So it was msdt, okay, it was msdt, या फिर आप इसको कैसे लिखते थे? एज एम एस टी टू माइनस टी वन। ध्यान में आ रहा है किसी को? ना, सो दिस वाज बेसिकली, और कैलोरीमेट्री में आपने पढ़ा था कि हीट गेन या हीट लॉस बाय एनी बॉडी। नाउ अब जब हम फिजिक्स में करते हैं तो ऑब्वियसली इन दैट केस वी टेक क्वांटिटी एज मास, बट जब हम केमिस्ट्री में लेते हैं तो हमारा क्वांटिटी क्या हो जाता है बताओ? करेक्ट, हमारा क्वांटिटी जो है वो मोल्स में रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, in case of physics, what did this S stand for? S यहाँ पे क्या था बताओ? S was your, this क्या है भाई? करेक्ट, S was our specific heat capacity. I think अब काफी लोगों को याद आ रहा है। S was your specific heat capacity. ओके, तो बस सिंपली इन केस ऑफ केमिस्ट्री हम मास यूज नहीं करते, तो हमारा Q क्या आ जाएगा? इट विल बी NCDT, ओके। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज पर ग्राम। वेरी सिंपली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो पर यूनिट मास होता है। एंड यहाँ पे ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? दिस इज योर मोलर हीट कैपेसिटी, दिस इज योर मोलर हीट कैपेसिटी। एंड मोलर हीट कैपेसिटी सिंपली क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी वुड बी सिंपली पर मोल। समझ में आ रहा है? पहले सभी समझ में आ रहा है सभी को? okay, now the value of molar heat capacity can be found out very easily, okay। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग को ऑलरेडी पता होगा what is the specific heat capacity of water, ये आप सभी को आता है। specific heat capacity of water is, हाँ, ये कौन सा वैल्यू है भाई? अगर मुझे वाटर को 1 ग्राम से ही, अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करना है तो हाउ मच एनर्जी डू आई रिक्वायर? क्या रैंडम वैल्यू से लोग फेंके जा रही है? if i have to heat if I have to heat if I have to heat 1 gram of water to 1 degree Celsius, the energy required is 1 calorie. Okay, yes or no?
वाटर को हीट करने के लिए आई रिक्वायर 1 कैलोरी. ओके, टू हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 1 कैलोरी. ना अब देखो, अगर 1 ग्राम को हीट करने के लिए मुझे 1 कैलोरी चाहिए, तो 1 मोल ऑफ वाटर को हीट करने के लिए मुझे कितना कैलोरी चाहिए होगा? 1 मोल. 1 ग्राम के लिए अगर मुझे, करेक्ट, 1 ग्राम के लिए अगर मुझे 18 कैलोरी चाहिए, तो 1 मोल जिसमें कि 18 ग्राम्स है, उसमें कितना चाहिए? ऑब्वियसली 18 कैलोरी चाहिए. ओके, सो हाउ डिड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी? द वैल्यू ऑफ सी वुड बी वेरी सिंपली मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यस और नो? ओके, तो अगर आपको कभी सी दिया है तो आप एस का वैल्यू निकाल सकते हो, या अगर आपको कभी एस दिया है तो आप सी का वैल्यू निकाल सकते हो. यस और नो? ओके, नाउ कंटिन्यूइंग. सो देखो, हमारा क्यू का वैल्यू क्या आएगा? एन सी डी टी आएगा. सो इफेक्टिवली व्हाट दिस मींस इज माय डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी डी टी. देखो समझ में आएगा? ओके, एंड आवर कंडीशन हियर वाज, ना ध्यान दो, हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या था? कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट हियर. हमारा यहाँ पे कंडीशन वाज कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं? इस चीज को हम लिखते हैं एज एन सीवी डी टी. ओके, एंड सीवी क्या बोलता है? सीवी इज योर मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, नोट कर लो. आपको ये इक्वेशन जो है वो याद रखना है. एनसी एनसीवी. ओके, एनसीवी डीटी या एनसीवी डेल्टा टी. नोट कर लो. लिख लिया? So this was all about your isochoric process. This was all about your isochoric process. अब देखो, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करते हैं. योर नेक्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ अब आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है या फिर इरिवर्सिबल भी हो सकता है. विल कम बैक टू दिस इन अ सेकंड. लेकिन आपका जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आपका जो आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है, दिस इज नाइदर रिवर्सिबल, दिस इज नाइदर रिवर्सिबल नॉर इरिवर्सिबल. ये चीज आप नोट कर लो. आपका आइसोकोरिक जो होता है वो ना ही रिवर्सिबल होता है, ना ही इरिवर्सिबल होता है. ये पॉइंट आपने नोट कर लेना. आइसोकोरिक इज नाइदर रिवर्सिबल नॉर इरिवर्सिबल, whereas our isothermal process can be reversible, can be irreversible. We'll discuss this in a second. Now obviously अब आप समझ गए हो, अगर isothermal है, okay, it means that what is my condition here? Correct, my temperature has to be constant. Okay, तो अब आप समझ गए हो. एंड अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरा dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? dt का वैल्यू 0 हो जाएगा. समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ कंटिन्यूइंग. अब देखो, अगेन व्हाट विल आई डू इज आई यूज माय फर्स्ट लॉ. नाउ फर्स्ट लॉ मुझे क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ इज बेसिकली डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. यस, नो? ओके, नाउ अब हम एक और चीज याद करेंगे जो कि हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था. आपने गैसियस स्टेट में क्या पढ़ा था? कि फॉर एन आइडियल गैस दी एनर्जी का टर्म जो है वो हम किसको इक्वेट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. याद करो हमने आइडियल गैस में क्या डिस्कस किया था? Correct. In an ideal gas, the energy of a gas is only in its kinetic energy. क्योंकि एक आइडियल गैस के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होता है. याद आ रहा है? Okay. And in case of thermodynamics, what have we discussed is that our system is always an ideal gas enclosed in a container. समझ में आ रहा है? ओके, सो अब देखो, अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, लेट्स गो बैक टू आवर गैसियस स्टेट. सो गैसियस स्टेट में अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम चेंज करूं, बट अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ?
करेक्ट, मेरा काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पर भी देखो एग्जैक्टली वही चीज कि इफ माय इंटरनल एनर्जी इज ओनली मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, okay, if my internal energy is only made up of kinetic energy and the temperature is constant, which means that the internal energy will also be constant, yes or no? Okay, और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या होगा? करेक्ट, डेल्टा यू मेरा जीरो होगा। ठीक है, ऑब्वियसली हम इसको ऐसे लॉजिकली भी समझ सकते थे या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते थे। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा यू का, डेल्टा यू का जस्ट अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, एन सी वी डेल्टा टी या डी टी लिखा था। ओके चलो मैं इसको एक बार के लिए डी टी लिख देता हूँ, डी टी विच वॉज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड मेरा डी टी का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यानी कि ये एंटायर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ऐसा ना? यस नो, ऐसा आएगा। Okay, so what does this effectively give me? This effectively gives me कि अच्छा Q is equal to minus of W। देखो एक बार समझ में आएगा। यहाँ तक जम रहा है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक फटाफट आप लोग कॉपी कर लो। Okay, now what does this effectively mean is that मेरे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है कि सपोज करो अगर आपके पास सुबह को 100 रुपए थे एंड अगर आपके पास रात को भी 100 रुपए है, विच मीन्स दैट द करेंसी विच यू होल्ड इज स्टिल अ कांस्टेंट। ठीक है, और अगर सपोज करो आपको 20 रुपए मिले, ओके, थ्रू आउट द डे इफ यू हैव रिसीव्ड 20 रुपीज, देन हाउ मच डिड यू स्पेंड एज वेल? भाई अगर आपके सुबह को 100 रुपए थे और अगर आपके पास रात को भी 100 रुपए हैं एंड अगर आपको बीच में दिन में कभी 20 रुपए मिले थे, तो आपने खर्चे भी कितने गए, आपने बीच में खर्चे भी 20 किए, तभी तो आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा ना? ओके, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है कि जितना भी अमाउंट उसको हीट के टर्म्स में मिला है, तो उसने वो सारा का सारा जो है वो वर्क के टर्म्स में निकाल दिया। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? ओके, ना अब देखो वी सिलेक्ट टू कंटिन्यू। नाउ आवर वर्क कैन बी रिवर्सिबल, मेरा आइसोथर्मल जो है वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकता है। सो माय वर्क इन केस ऑफ, चलो मैं पहले रिवर्सिबल लिख देता हूँ, आइसोथर्मल 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 रिवर्सिबल, यहाँ पे हम एक कॉलम डाल देते हैं, एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। ओके, इससे पहले कि मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करूं, रिवर्सिबल वाले केस में हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या आया था बताओ? इन केस ऑफ रिवर्सिबल व्हाट डिड वी राइट, वर्क एज माइनस पी डीवी, यस नो? बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल मैंने आपको वर्क का क्या फॉर्मूला बताया था? करेक्ट, सिंपली ये जो माइनस पी वी वी है उसके लगे माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। देखो यहां तक समझ में आएगा? दिस इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट द बिगेस्ट डिफरेंस, दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। लोग हमेशा क्या करते हैं, फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल वर्क का वैल्यू अलग आएगा, इरिवर्सिबल वर्क का वैल्यू अलग आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इरिवर्सिबल। राइट, लेट्स स्टार्ट विथ इरिवर्सिबल। ना अब देखो इरिवर्सिबल मेरा W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ओके, ऑब्वियसली मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स से माय इनिशियल वैल्यू वाज V1 एंड लेट्स से माय फाइनल वैल्यू इज V2। इस तरह से आएगा वर्क, कैसा ना? ये बेसिकली क्या होगा, ये तो कुछ एक कर्व हो गया, मुझे इसके अंदर का एरिया निकालना है, तो वो कैसे आएगा, y dx इंटीग्रल से आएगा, कैसा ना? ओके, एंड देन फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम y को x के टर्म्स में लिखते हैं। ऐसा ना, अगर कांस्टेंट होता तब तो इंटीग्रल के बाहर आ जाता, लेकिन अगर वेरिएबल है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम इसको इसके टर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा। सो इन दिस केस देखो हम क्या करेंगे, फॉर आवर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। ओके, और प्रेशर कैन बी रिटन एज nRT बाई V। ऐसा ना? ओके, अब अगर मैं इसी चीज को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो देखो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, W is equal to minus integral from V1 to V2 nRT by V dV।
देखो ऐसा बनेगा क्या? ऐसा बनेगा। ओके। ना मैं तो इसको यहाँ पे साइड में ही लिख रहा हूँ, बट आप इसको इसी कॉलम में ही कंटिन्यू करा। मैं तो साइड में लिख रहा हूँ, बट आप इसको कॉलम में ही कंटिन्यू करना। नाउ अब देखो, n obviously constant, r obviously constant, and temperature here is a constant. Why is temperature here a constant? बताओ, या how is temperature here a constant? करेक्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यानी कि मेरा पूरा nRT पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो गया। ओके और अगर कांस्टेंट हो गया तो मैं इसको इंटीग्रल साइन के बाहर लेके जा सकता हूँ। ओके मैं तो यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, बट आप कॉलम में ही कंटिन्यू करना, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे नीचे में जगह नहीं है। सो देखो मेरा वर्क क्या आ जाएगा, -nRT इंटीग्रल v1 से v2 1/v dv। राइट ना, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है बताओ? बहुत डिफिकल्ट। करेक्ट, 1/x का इंटीग्रल इज ln ऑफ x। तो यानी कि ये मेरा इंटीग्रल देखो क्या आ जाएगा, -nRT ln ऑफ v फ्रॉम v1 टू v2। ओके तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -nR ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1। ओके या जब हम log b माइनस log a करते हैं तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, -nRT ln ऑफ v2 बाई v1। ऐसा ना, देखो समझ में आया क्या? ओके सो अब देखो, अगर ये चीज मेरा वर्क का फॉर्मूला आया है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके बट आपको और भी क्या याद है, दिस इज फॉर वर्क रिवर्सिबल, दिस इज फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ना अब देखो, अगर ये मेरा वर्क का फॉर्मूला आया है -nRT ln v2/v1, मेरा Q का फॉर्मूला क्या था, माई Q वॉज इक्वल टू माइनस ऑफ W। तो मेरा Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ? if q was equal to minus w, तो मेरा q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली nRT ln of v2 by v1। यहाँ पे एक माइनस साइन था, बट यहाँ पे एक माइनस साइन नहीं। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो राइट दिस एज nRT को मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT को मैं pv भी लिख सकता हूँ। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज pv ln of v2 by v1। ऑब्वियसली आप pv को यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ओके डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो। नाउ डेरिवेशंस आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। डेरिवेशन ये जो मैंने आपको पूरा करके बताया है, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपको फाइनल फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेरिवेशन इज ऑल्सो यूजफुल, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको कुछ ऐसा प्रोसेस दे दे जहां पर कि आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ जाए। सो इन दैट केस इट इज ऑलवेज बेस्ट टू नो कि डिराइव किस तरह से किया है। सो दिस इज हाउ अ डेरिवेशन इज डन। ऑब्वियसली तो फर्स्ट एग्जांपल था, वी आल्सो बी टेकिंग मोर एग्जांपल्स, बट फिलहाल आप इसको कॉपी कर लो। V here is volume। कॉपी कर लिया सभी ने? ओके लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो अगर मैं आपको कुछ ऐसा एक ग्राफ देता हूँ। ओके this is pressure, this is volume। let's say that the volume here was 5 liters। let's say that the volume here was 10 liters। let's say pressure here was 2 atm। pressure here was 1 atm। okay and then let's say this is equal to, ये अभी हम फर्स्ट कॉलम में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल तो आप फर्स्ट कॉलम में लिखो, एग्जाम्पल आप फर्स्ट कॉलम में लिखो। okay? या एग्जाम्पल आप इन दोनों के नीचे कहीं पर भी एक जगह लिखो। आई अज्यूम कि ये फर्स्ट कॉलम का आपका पेज तो खत्म हो ही गया होगा, तो इसको आप नेक्स्ट पेज में एज एन एग्जाम्पल लिखो। ये आपको दिया हुआ है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके क्वेश्चन, फाइंड डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू। ट्राई करो। okay?
नाउ पीवी इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, दिस इज एन एग्जांपल और अ क्वेश्चन, जैसे भी आप इसको ट्रीट करना चाहें, ओके। अगर आपको पीवी विच इज इक्वल टू एन आर टी, और अगर ये चीज आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि इफेक्टिवली यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है बताओ? करेक्ट, यहाँ पे इफेक्टिवली इसका मतलब ये होता है कि मेरा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके, और इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। एंड अगर आपको कभी भी ग्राफ दिया हुआ हो, ओके, ऑब्वियसली मैं थोड़ी देर बाद इस बात से पलट जाऊंगा, बट अगर आपको कभी भी ग्राफ दिया हुआ हो तो वो टिपिकली एक रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है, ओके। इन केस ऑफ आइसोथर्मल, if the graph has been given, it is typically a reversible process, typically not 100% of the time, but typically it is an isothermal process. So अब देखो आपको पता चल गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आप मुझे देख के बताओ, यहाँ पे मेरा गैस जो है वो एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ग्राफ देख के बताओ। लुक एट दी एरो, एरो किस तरफ जा रहा है? मोर वॉल्यूम की तरफ जा रहा है। इट्स गोइंग फ्रॉम 5 लीटर्स टू 10 लीटर्स, ऑब्वियसली माय गैस इज एक्सपैंडिंग, ओके, ऑब्वियसली द गैस इज एक्सपैंडिंग। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरी ऑफ दिस क्वांटिटी। आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने बता दिया है। आप पहला तो मुझे देख के बता सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? डेल्टा यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके। आइदर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू। आपके पास ऑलरेडी दोनों का फॉर्मूला है, ट्राई करो। एल एन, अच्छा आपको एल एन का वैल्यू निकालना नहीं आता क्या? कोई बात नहीं, आप उसको अभी एल एन के टर्म्स में ही छोड़ दो। अभी आप उसको एल एन का टर्म्स में ही छोड़ दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। लॉग नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी आप उसको एल एन के टर्म्स में छोड़ दो। क्या आंसर आया? सो आई हैव वन आंसर, I have one answer, -20 ln 2, option A. Option B is -5 ln 2। देखते हैं others। आपको लॉग मैंने पिछले कोई चैप्टर में नहीं करवाया क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने आपको शायद लॉग का थोड़ा बहुत कुछ करवाया था। कुछ भी नहीं करवाया था? पीवी आप इनिशियल लो या फाइनल लो, एक ही बात है। लॉग करवाया था, एलएन नहीं करवाया था, यही तो बात है ना। ठीक है, एलएन भी अभी हो जाएगा। चेक करें, देखो मुझे लग रहा है तुम सभी ने गड़बड़ किया है। देखो, सो यहाँ पे वेरी सिंपली आई कैन सी आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो मेरा वर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा? डायरेक्टली -n r t ln ऑफ v2 by v1।
अब एनआरटी का वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास पीवी का वैल्यू है, तो आई कैन राइट इट एज पीवी, आई कैन राइट इट एज माइनस पीवी ln of v2 by v1, ln of v2 by v1, yes or no? ओके, अब पीवी मेरा कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मेरा आंसर जो है करेक्ट ही आएगा। ओके, बट इस ग्राफ पे या इस लाइन पे मुझे कोई भी एक पॉइंट चूज करना है, तो आई कैन आइदर चूज द इनिशियल पॉइंट और आई कैन चूज द फाइनल पॉइंट, क्योंकि दीज पॉइंट्स आर ऑब्वियस टू मी, राइट। तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट देखूं तो प्रेशर का वैल्यू इज 2, वॉल्यूम का वैल्यू इज 5। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, -2 × 5 ln ऑफ फाइनल बाय इनिशियल। तो मेरा फाइनल वॉल्यूम इज 10 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज 5, तो ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ 10/5। तो ये देखो मेरा क्या आ जाएगा, -10 ln 2। देखो समझ में आया क्या? ओके, आई डोंट नो आप लोग का 20 कैसे आया, शायद आप लोगों ने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से नहीं करना होता है, वी हैव टू चूज एनी वन कोऑर्डिनेट। ओके, या तो आप इसके दोनों पॉइंट्स पकड़ो 2 और 5, या तो आप इसके दोनों पॉइंट्स पकड़ो, दैट इज 1 और 10। चलो कोई बात नहीं, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल ही था। नाउ ln क्या होता है, ln इज एग्जैक्टली सेम एज log, जस्ट विथ अ डिफरेंट बेस। अब इसका मतलब पता मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपने log के लिए क्या क्या रूल्स पढ़े थे। log ऑफ a टू द पावर n इज n log a। ओके, उसके अलावा आपने पढ़ा था log ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ओके, या log ऑफ a बाई b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। एंड आपने एक और कौन सा पढ़ा होगा, log ऑफ 1/a इज इक्वल टू माइनस log a। ध्यान में आ रहा है? ओके, ln के एग्जैक्टली सेम रूल्स है। ओके, एग्जैक्टली सेम रूल्स, दैट इज ln ऑफ a टू द पावर n would be n ln a and the remaining as well। सारे के सारे एग्जैक्टली सेम ही है। बस आपको क्या समझना है कि log जो है उसका बेस क्या होता है, बताओ। log जो है उसका बेस होता है 10। ln जो है दैट इज बेसिकली log बेस e। ओके, बस इतना ही आपको समझना है। एंड e इज योर ऑयलर्स कांस्टेंट 2.718। ओके, e का वैल्यू होता है 2.718, नोट कर लो। तो आपको क्या समझना है, सिंपली अगर मेरा ln ऑफ x है तो दैट इज वेरी सिंपली, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ x। कहने का मतलब, कहने का मतलब अगर मुझे ln ऑफ 10 का वैल्यू निकालना है, अगर मुझे निकालना है कि अच्छा ln 10 का वैल्यू क्या होता है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, विच इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ 10। log ऑफ 10 तो का वैल्यू तो आप सभी को पता है, log ऑफ 10 का वैल्यू कितना है, करेक्ट, log ऑफ 10 का वैल्यू होता है 1। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपली 2.30। ओके, और मे बी लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि अगर आपको वैल्यू निकालना है ऑफ ln 1000। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अब आप मुझे बताओ। करेक्ट, तो log ऑफ 1000 वेरी सिंपली देखो मेरा क्या आ जाएगा, 2.303 इंटू एल, सॉरी, log ऑफ 1000, log ऑफ 1000 इज 3, सो दिस इंटू 3, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 6.90। ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पे मुझे दिया हुआ है ln ऑफ 2, सिमिलरली मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ln ऑफ 2। नाउ अगर मुझे ln ऑफ 2 निकालना, सो दिस इज 2.303 log ऑफ 2। मैंने आपको log 2 का वैल्यू बताया था। यू हैव टू रिमेंबर टू वैल्यूज, एक था log 2, एक था log 3। log 2 का वैल्यू कितना था, log 2 का वैल्यू वाज, किसी को याद नहीं है, log 2 का वैल्यू वाज इक्वल टू 0.3। ओके, log 2 का वैल्यू वाज 0.3। तो आपको क्या याद रखना है कि ln 2 का वैल्यू जो है, दिस इज अ वेरी कॉमन वैल्यू, तो आपको ये चीज याद रखना है, ln 2 का वैल्यू इज 0.6932। ओके,
आप इसको या फिर ऐसे लिख सकते हो एज 0.69 या फिर मोर कॉमनली इसको हम लिखते हैं 0.7. Okay, this is by far the most common value that people take in calculation, but this is a very accurate value. तो आप ये सारे नोट कर लो. Okay, so अब आपको समझ में आ गया होगा. In our case, what value should we take of ln2? Obviously 0.7 लेना चाहिए, तो इसका आंसर क्या देगा? -7. ठीक है, नोट कर लो. नोट कर लिया. Yes, log is important for this chapter. कॉपी कर लिया. Okay. Now, so we still have to discuss isothermal irreversible. Isothermal reversible में आपका ये बेसिक फॉर्मूला है एंड हम इसी फॉर्मूला को कभी कभी मॉडिफाई करके यूज करते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग. अच्छा चलो मैं यहाँ पे एक और बार लिखता हूँ. सो इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल, मेरा वर्क का फॉर्मूला क्या है? -nRT ऑफ V2 by V1 और इज इक्वल टू -PV ऑफ V2 by V1. अब देखो आइसोथर्मल है यानी कि पीवी कांस्टेंट है, और अगर पीवी कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एज P1V1 इज इक्वल टू P2V2. ऐसा ना? तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा V2 by V1 क्या आ रहा है बताओ? V2 by V1 क्या आ रहा है? हाँ वापस चेक करो. करेक्ट, दिस विल बी P1 by P2. तो इसी चीज को आप अगेन यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो ये मेरा क्या आ रहेगा? -PV ऑफ P1 by. ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे V2 by V1 है, लेकिन यहाँ पे P1 by P2. Done. So this was your isothermal reversible. Now next is our isothermal irreversible. जब भी irreversible दे दे यानी कि उसने आपका काम इजी कर दिया. So in case of isothermal irreversible, अगर आपको स्पेस है तो आप अपने उसी कॉलम में कर दो. यहाँ पर जो मैंने कॉलम वाइज बनाया था, अगर आपके पास स्पेस है तो आप वहीं पर ही कर दो, और अगर स्पेस नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज या बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो, कि आफ्टर आप आइसोथर्मल के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई खास बात नहीं है. सो नेक्स्ट देखो आइसोथर्मल इररिवर्सिबल. इररिवर्सिबल दे दिया, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. आइसोथर्मल दिया हुआ है तो डायरेक्टली मेरा कौन सा वैल्यू फिक्स हो जाता है? करेक्ट, तो मेरा डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा. क्यू इज इक्वल टू -डब्ल्यू, दिस इज स्टिल वैलिड. अब सिर्फ मुझे क्या समझना है कि मेरा डब्ल्यू का वैल्यू जो है वो क्या हो गया? -P डेल्टा वी हो गया. कैसा ना? P डेल्टा वी हो गया. सो P डेल्टा वी को आई कैन राइट इट एज -PV2 -V1. यस नो? ओके, और आई कैन राइट दिस एज -P. अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको एक ही मौका मिलता है चेंज करने के लिए, तो आप जो वैल्यू यूज करोगे वो हमेशा फाइनल वैल्यू होगा. कैसा ना? मैंने आपको बताया था कि whenever you are trying to achieve an irreversible process, or whenever you are trying to do it in a single step, in that case always your value will be that of the final value.
तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर मुझे क्या लेना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर मेरा P2 आ जाएगा, बिकॉज दैट इज माई फाइनल प्रेशर, ऐसा ना। ओके, सो यहाँ पे देखो मेरा फॉर्मूला जो है वो P के जगह P2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी वेरी सिंपली V2 माइनस V1। ओके, नाउ अब देखो सेम चीज, PV इज इक्वल टू nRT और V इज इक्वल टू nRT बाई P। तो देखो मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ P2, ये देखो क्या आ जाएगा, nRT बाई P2 माइनस nRT बाई P1। देखो ऐसा क्या, मैंने nRT क्यों लिखा, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। ओके, आई हैव नॉट रिटन T2 और T1 हियर बिकॉज टेम्परेचर हियर इज कांस्टेंट। सो अब देखो, अगर मैं P2 को अंदर ले जाऊं और nRT को बाहर कर दूं, तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस nRT ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस P2 बाई P1 आएगा। देखो चेक करो, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। यस नो, okay, so this is our formula, this is our formula for work irreversible of isothermal, work isothermal irreversible। नोट कर लो। लिख लिया, लिख लिया। ओके, ना अब देखो, अगर मैं एक्सपेंशन बोलता हूं, ओके, इफ आई एम सेइंग लेट्स से एक्सपेंशन, ना एक्सपेंशन में आप याद करो क्या हो रहा था एक्सपेंशन में, वाज इट द सिस्टम दैट वाज डूइंग वर्क और वाज इट द सराउंडिंग दैट वाज डूइंग वर्क। एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, सिस्टम काम कर रहा था या सराउंडिंग काम कर रहा था। अगर एक सिस्टम काम कर रहा था, एंड अगर सिस्टम काम करता है तो हम उससे मैक्सिमम काम निकलवाना चाहते हैं, ऐसा ना। सो इन दैट केस वर्क रिवर्सिबल वाज ग्रेटर देन और लेस देन वर्क इरिवर्सिबल। एक्सपेंशन के केस में क्या कंडीशन था बताओ। करेक्ट, एक्सपेंशन के केस में हमारा क्या आया था कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड वाज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड। यस नो, ओके। सो देखो पिछला वाला, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल में देखो हमारे पास क्या वैल्यूज थे, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास वैल्यूज थे, P1 V1 was 2 and 5, P2 V2 was 10 and 1। ओके, तो अब यही चीज अब एक बार इसमें डालो, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है। P1 V1 का वैल्यू आपको पता है, P2 V2 का वैल्यू आपको पता है। ओके, आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप ट्राई करो, यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, यूजिंग वैल्यूज from previous question, from previous question of P1 V1 and P2 V2, find W irreversible। ट्राई करो। क्या वैल्यू आया बताओ। ओके, सो आई हैव एन ऑप्शन -5, चलो देखते हैं। सो मेरा P1 V1 का वैल्यू क्या था, P1 V1 का वैल्यू था 2 and 5, राइट, दिस वाज 2 and 5, एंड इसका वैल्यू क्या था 1 and 10 था। सो ये चीज यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेट्स पुट दीज वैल्यूज हियर। ऑब्वियसली एनआरटी को मैं एज पीवी लिख सकता हूँ, सो W irreversible is equal to minus PV 1 minus P2 by P1। सो ये देखो क्या आएगा, -2 × 5 ब्रैकेट के अंदर 1 minus 1 by 2। सो देखो ये कितना आ जाएगा, -5 लीटर
एटमॉस्फेयर आ जाएगा, ठीक है। वेराज हमारा पिछले केस में क्या वैल्यू आया था बताओ, पिछले केस में आवर वैल्यू वाज -7। तो अगर मैं देखूं मैग्नीट्यूड वाइज, -7 का मैग्नीट्यूड एंड -5 का मैग्नीट्यूड, -7 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, -5 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली दिस इज दैट क्लियर। यहीं पे अगर आप कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं तो भी आपका वही रिजल्ट फॉलो करता है कि कॉन्ट्रैक्शन के केस में वर्क डन बाय irreversible का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय रिवर्सिबल। इज दैट क्लियर? क्लियर। चलो आप चाहे तो इसको निकाल भी लो, ओके चाहे तो चलो आप इसको निकाल लो। एग्जाम्पल, using values from previous question, that is P1V1 P2V2। अब देखो पहले में क्या कर रहा था, पहले में एक्सपेंशन कर रहा था, ओके इन द प्रीवियस केस वी वर एक्सपैंडिंग। तो ये मेरा P1V1 था और ये मेरा P2V2 था। लेकिन अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज रिवर्स हो जाएगा, ओके। सो नाउ दिस बिकम्स माय P1V1 एंड दिस बिकम्स माय P2V2, ओके। नाउ यूजिंग द सेम वैल्यूज, यूजिंग द वैल्यूज फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज अब मेरा P1V1 का वैल्यू जो है वो अब आप कर दो 1 and 10, ओके। एंड P2V2 का वैल्यू जो है वो आप कर दो 2 and 5, ओके। फाइंड W रिवर्सिबल एंड W irreversible, निकालो। ओके अब हम कॉन्ट्रैक्शन वाला केस डिस्कस करेंगे। ट्राई करो, टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज। वैल्यू तो दोनों का पॉजिटिव आएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों का ही वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। देखो आपने कहाँ पे गड़बड़ किया। क्या कर रहे हो तुम लोग, ढंग से सॉल्व करो। देखो देखो, सो W reversible would be very simply minus nRT ln of V2 by V1। So nRT तो मेरे पास है नहीं, minus PV ln of V2 by V1। I can put any values। So minus, let's say कि मैं ये वाला वैल्यू डालो, minus 10 into ln of V2 by V1। अब ये V2 है और ये V1 है, तो ये क्या रहेगा, 5 by 10 आ जाएगा, which is basically minus 10 ln of half। एंड मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास ln ऑफ 1/a है, या रादर अगर आपके पास ln ऑफ b/a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ log ऑफ a/b। ध्यान में आ रहा है क्या?
ध्यान में आ रहा है, हमने ये चीज ट्राई किया था। ओके, सो यानी कि इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 10 ln 2 हो जाएगा। माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो, ओके, सो 10 ln 2 यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 ln 2 का वैल्यू हो जाएगा 7। ओके, एंड वर्क डन इरिवर्सिबल माइनस पीवी ln, सॉरी ln बोल रहा हूँ, 1 minus p2 by p1, substitute the values, so minus 10, 1 minus p2 by p1, p2 by p1, 2 by 1, 2 by 1, तो ये क्या हुआ, 1 हुआ, 1 minus 1, सॉरी 2 हुआ, ये -1, तो ये क्या आएगा, +10 आएगा। देखो चेक करो। ओके, सो ये 7 आया और ये 10 आया, तो देखो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या होता था, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन W of irreversible is greater than W reversible. Is that clear? Clear or not? हाफ टू कैसे हुआ? ओके, देखो चलो, अगर आपको ये पार्ट यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, ओके, चलो अगर ये पार्ट आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या होता है आप ऐसे देखो। तो आपके पास है -10 ln ऑफ हाफ, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, हम ln को, अच्छा चलो इसको वैसे लिख देते हैं। सो -10 ln 1 -ln 2 ये आएगा, ऐसा ना? ओके, तो अगर मैं माइनस साइन को अंदर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 ln 2 -ln 1 हो जाएगा। यस नो? ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली योर 10 ln 2, ठीक है, बिकॉज ये 2/1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कंप्लीट हुआ क्या यहाँ तक सभी का? कंप्लीट, ओके, सो आई थिंक विल स्टॉप राइट हियर। आई वांटेड टू फिनिश वन मोर बट आई डोंट थिंक इतना टाइम हो पाएगा, चलो नेक्स्ट वाले के लिए इतना टाइम नहीं हो पाएगा। सो बस आप हेडिंग डाल दो, इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग आइसोबेरिक। ओके, वैसे तो आप समझ गए हो आइसोबेरिक के केस में ऑब्वियसली क्या चीज कांस्टेंट होगा, बताओ। करेक्ट, आइसोबेरिक के केस में प्रेशर इज कांस्टेंट, ओके, और dp इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्लास में आइसोबेरिक से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू